हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच पाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आइए समझते हैं पहले डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेट आपने सुना होगा कई बार वर्ड। तो डेलीगेट करना होता है कि किसी को सौंपना काम, ठीक है ना। तो डेलीगेशन रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय ए सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स अलोंग विद द रिक्विजिट अथॉरिटी टू अकम्प्लिश द जॉब असाइन। तो क्या होता है कि कई बार मैनेजमेंट में आपको काम को डेलीगेट करना पड़ता है, काम को किसी और को सौंपना पड़ता है, क्योंकि एक बंदा सारी चीज़ें नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। मैनेजर जो होता है उसको दूसरों से काम करवाना होता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स विथ एंड थ्रू अदर्स। तो लोगों के साथ और लोगों के द्वारा आपको काम को करवाना पड़ता है। तो डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या करता है, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप चीज़ों को दूसरों को सौंप सकें, अपने सबऑर्डिनेट्स को आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकें विथ प्रॉपर अथॉरिटी। तो उससे क्या होता है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसके और नज़दीक पहुंचते हैं और काम जल्दी होता है। डिवाइड करते हो काम, तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, तो चीज़ें जल्दी आप अकम्प्लिश करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेलीगेशन इज दैट although the superior can delegate his authority to the subordinate for the accomplishment of desired objective, but the ultimate responsibility of the task rests with the superior। तो क्या कह रहे हैं ये कि आप डेलीगेशन इज देयर, आप डेलीगेट कर सकते हो काम को, बट जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपीरियर पे ही लाई करेगी। क्यों? क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है उसका और उसने उसको काम सौंपा है, अथॉरिटी दी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट जो है सुपीरियर की होती है, ठीक है। तो ये है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का आप इम्पोर्टेंस समझिए। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है डेलीगेशन हमारे मैनेजमेंट में, ठीक है ना। रिड्यूसेस वर्कलोड। ऑब्वियसली एक मैनेजर है, अगर वो डेलीगेट करता है अपना काम तो उसका वर्कलोड कम होता है, क्योंकि उसके मैनेजर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपना काम डेलीगेट करता है, ठीक है ना, विद द प्रॉपर अथॉरिटी। तो उसका रिड्यूस होता है वर्कलोड। फिर इट ट्रेन सबऑर्डिनेट्स फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो सबऑर्डिनेट है उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए और उनके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, तो हायर उनको आगे प्रमोट होना है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो आगे फ्यूचर में वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएँ, ठीक है ना। उनको तैयार किया जाता है, इसलिए वो डेलीगेट की जाती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली आपको दूसरों के द्वारा भी काम कराना पड़ता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप सारा काम खुद नहीं, दूसरों से भी आप काम करवाओ। तो आपका क्या होता है, वर्कलोड कम होता है, आप स्ट्रैटेजिक चीज़ें ज़्यादा कर पाते हो आप, है ना। तो आपका जो है टाइम जो है वेस्ट नहीं होता है, आप कंसंट्रेट कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। इट डेवलप्स इंक्रीज्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक क्वालिटी डेवलप करता है, जिस भी सबऑर्डिनेट को आप देते हो उसको एक आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो बड़ी चीज़ों के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। और उसके अंदर एक पर्सनल डेवलपमेंट भी आता है, एक मैनेजरियल डेवलपमेंट आता है उसके अंदर, ठीक है। फिर है अवॉइड्स डिले, क्योंकि टाइम आपका बचेगा, आप सेम टाइम में आपका एक काम जो डेलीगेट किया है वो भी आपका हो रहा है और आप सुपरविजन भी कर रहे हो और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी आप सिमिलरली कर रहे हो, तो आपका टाइम बचता है, ठीक है ना। काम जल्दी होता है, टाइम से होता है।
फिर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, तो हायरार्की delegation establishes superior subordinate relationship which is the base of the hierarchy of managers। तो एक रिलेशनशिप एक अच्छा डेवलप होता है बिटवीन एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर जब काम सबॉर्डिनेट को देता है तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है सबॉर्डिनेट को कि मेरा बॉस जो है मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे काम दे रहा है, तो ही ट्रस्ट्स मी। तो एक रिलेशनशिप बनता है सुपीरियर का, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है कुछ डेलीगेशन के, ठीक है ना, कि क्या वो करता है, क्या चीज़ें, कैसे वो हेल्प करता है हमें मैनेजमेंट में। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। डेलीगेशन में कुछ पार्ट्स आपने अभी हमने डेफिनेशन में 2-3 चीज़ें हमने सुनी, उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या एक्चुअल भी होता है वो, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है अथॉरिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी होती है, डेलीगेशन है। तो जब भी आप काम करोगे या काम दोगे किसी को, तो यू विल हैव टू गिव हिम द राइट अथॉरिटी टू कंप्लीट दैट जॉब, ठीक है ना। कई ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी या कई ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको रिक्वायर्ड होंगी, जिसके लिए उसे परमिशन चाहिएगी, लेकिन आप ऑलरेडी उसे ऑथोराइज करते हो कि यू आर ऑथोराइज टू डू दिस वर्क, ठीक है ना। ये काम आप करो और ये अथॉरिटी आपको दी गई है। तो अथॉरिटी जो है वो बहुत ही की मैनेजरियल फंक्शन है, और इसमें जो है वो पावर शिफ्ट होता है फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू मेक सर्टेन डिसीजन मेकिंग भी वो कर सकता है। जो भी काम एक मैनेजर कर सकता है वो जो उसका सुपीरियर कर सकता है, वो सेम काम आपके सबऑर्डिनेट उस काम को पूरा करने के लिए आपको वो अथॉरिटी मिली है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल है, पर्सन में बी इंटरेस्टेड अथॉरिटी रिगार्डिंग स्पेंडिंग मनी टू असाइन वर्क, मेकिंग डे टू डे प्लान्स, टू इशू मटीरियल्स, हायरिंग एम्प्लॉयज और ऑर्डर मर्केंटाइज एक्सेट्रा। तो विदाउट अथॉरिटी मैनेजर कैन नॉट गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। तो काम आपको जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि भाई आपको किसी को हायर करना है, तो आपको हायरिंग अथॉरिटी नहीं है, तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी तभी तो होगा वो काम। वो किसी को अपॉइंट कैसे करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर अथॉरिटी जो है, पावर, वो फॉलो आपको देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग एलिमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ड्यूटी टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। आपकी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है आपकी उस टास्क को कंप्लीट करने की, ठीक है ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी के साथ आती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। तो आपको कोई काम असाइन किया, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी दी, उसके साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबल भी आपको उस चीज़ के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी एज रिक्वायर्ड बाय हिज सुपीरियर। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस काम को पूरा करे जो उसको असाइन किया गया है। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम मानते हैं सिंपल टर्म में आंसरेबिलिटी या जवाबदारी। एक काम के लिए जवाब किसको देना पड़ेगा या कौन आंसरेबल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेलीगेशन का। तो जनरली क्या होता है कि जब आप काम असाइन, कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम असाइन करता है तो उसको अथॉरिटी देता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी रहती है उसकी तरफ। बट आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हमेशा सुपीरियर की रहती है, ठीक है ना। तो सुपीरियर उससे भाग नहीं सकता क्योंकि उसने डेलीगेट किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअल में उसकी जो जॉब थी वो मैनेजर की थी या वो सुपीरियर की थी, बट वो उसने डेलीगेट किया है फॉर वट एवर द रीज़न में भी, ठीक है ना, उसको प्रमोट करने के लिए या उसको कोई कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, या अपना वर्कलोड कम करने के लिए। बट उसकी जो आंसरेबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा एक सुपीरियर की रहती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है
कि अकाउंटेबिलिटी नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। अथॉरिटी बिल्कुल ट्रांसफर करती है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ आती है, बट अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक सुपीरियर की होती है, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स विच इज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं, डिफरेंस क्या है इन तीनों में, है ना, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। तो ये बेसिस है, उसके हिसाब से इसमें डिफरेंस है। तो पहले मीनिंग में क्या आता है कि अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट टू कमांड, मतलब आपको अथॉरिटी है कि आप किसी को कमांड दे करके या कुछ करने के लिए आप कह सको, या आपको यू हैव द राइट पावर टू डू दैट जॉब, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। तो ये ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको जो टास्क आपको दिया गया है वो आपको करना ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब होता है कि आंसरेबिलिटी, ठीक है ना, आपकी जवाबदारी, वो जो टास्क हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ या कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है या वो आंसरेबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है, वो हमेशा सुपीरियर की होती है, ठीक है ना। सो दीज आर डेफिनेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट बेसिस है आपका डेलीगेशन। तो अथॉरिटी ऑब्वियसली डेलीगेट होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आपकी जो है कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। एंटायरली डेलीगेटेड नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में जो है, जो काम है उसका, जो काम जिसका है वो सुपीरियर का काम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की है। उनके जो सुपीरियर होंगे या उनका जो अबव उनके जो लोग हैं, उनको जवाब उनको देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसका काम था, वो डेलीगेट नहीं होती, एंटायरली नहीं होती, क्योंकि पार्ट उसका क्या है कि उसने अपना काम दे दिया आगे, तो जो सामने वाला जो सबऑर्डिनेट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके बॉस के प्रति है, ठीक है ना, कि वो काम उसके बॉस ने दिया है तो वो उसको करना पड़ेगा। बट एंटायरली जो काम था उस किसका था, वो सुपीरियर का था, तो सुपीरियर को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो मतलब डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी में 0 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप मान लो 50-50 है, और अथॉरिटी तो आप पूरी डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे समझो आप, अथॉरिटी में 100% हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में 50-50 हो गया, अकाउंटेबिलिटी में आपका 0% हो गया। अकाउंटेबिलिटी में कुछ भी डेलीगेट नहीं होता। ओरिजिन क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, ठीक है ना। तो एक फॉर्मल मतलब आपका जो ऑफिशियल बॉस होगा वही आपको देगा अथॉरिटी, ठीक है ना, ऐसे कोई और नहीं दे सकता। इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी आपको दी है उससे ही अराइज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और जो अकाउंटेबिलिटी है, इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आपको कंप्लीट करने, जो टास्क कंप्लीट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है ना, इससे अराइज होती है। फ्लो क्या होता है, इट फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो जो फ्लो है अथॉरिटी का वो क्या है, ऊपर से नीचे आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या फ्लो है, अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, तो ये अपवर्ड आती है क्योंकि वो उसकी फिर वही जिम्मेदारी उसकी है। और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी अपवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। तो अथॉरिटी ही सिर्फ ऐसी है जो ऊपर से नीचे आती है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब हमारा जो अलग दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन इज डिफरेंट, डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट, उसका हम आगे पढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा डेलीगेशन क्या है, थोड़ा शॉर्ट टर्म या एक आपका थोड़ा सा स्मॉलर स्केल पे है। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा बिगर कॉन्सेप्ट है।
In this, all the authority except the one which is absolutely necessary for the superior to hold is given to the subordinates permanently. परमानेंटली दे दिया जाता है एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय मिडिल एंड लोअर मैनेजर्स. तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक कोई कोर अथॉरिटी होती है वो ही रहती है सेंट्रल में, और आपकी जो बाकी अथॉरिटी होती है वो परमानेंटली आप जो है आप शिफ्ट कर देते हो, अपने जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं उसको दे देते हो परमानेंटली, और आप उनको छोड़ देते हो कि हाँ कि आप अपना काम अपने हिसाब से करो. तो आपको अथॉरिटी परमानेंट दे दी है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं डिफरेंस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का. तो मीनिंग पहले देखते हैं इसकी. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट अ हायर लेवल. तो मतलब कि जो सारा पावर होता है वो सेंटर में होता है. ठीक है ना, सेंटर में जैसे फिगर मैं लिटरली सेंटर नहीं लेना है उसको. बेसिकली सेंटर मतलब होता है जो ओनर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव आपका बोर्ड है उसके पास अथॉरिटी है. इसका मतलब सेंटर का मतलब ये है. सेंटर, ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट जो है आपका, वो पूरी कंसंट्रेशन जो पावर है उनकी हर चीज़ की वो उनके पास है. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? वो पावर्स को आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है ना. डिसेंट्रलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे अमेज़ॉन एक कंपनी है. ठीक है, अमेज़ॉन इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी. ठीक है ना. और उसकी जो कोर जो फर्म है वो यूएस में है. ठीक है, बट उसकी एक ब्रांच आपकी इंडिया में भी है. तो वो उन्होंने अपनी ब्रांच जो इंडिया की ब्रांच है उसको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है. ठीक है ना. डिसेंट्रलाइज मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को जो रन आपका कर रहा होगा, जो एग्जीक्यूटिव जो होगा, वो उसके पास सारा पावर होगा कि वो इस फर्म के हिसाब से, मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सारे डिसीजंस ले पाए. ठीक है ना. तो बेसिकली ये जनरली होता है एक ग्लोबल अगर कंपनी है या बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल कंपनी है उसमें जनरली डिसेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इतना आपको मैनेज करना इज़ इम्पॉसिबल. आपका अगर एक वर्ल्ड वाइड आपका स्प्रेड है और आप अगर उसे कंट्रोल करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो आप हर चीज़ होल सोल यू विल नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर. तो आप हर जगह अवेलेबल भी नहीं होगे और आप इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज एवरीथिंग. तो हमेशा ये डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करता है एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी. तो टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी और जो मिडिल और बॉटम लेवल है उसके पास कम अथॉरिटी होती है. डिसेंट्रलाइजेशन में जो है अथॉरिटी इज डिवाइडेड. आपका पूरा अथॉरिटी होगा. सिर्फ मेन कुछ डिसीजंस होते हैं जो सेंटर में लिए, मतलब सेंटर के लिए आप रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट सारे जो आपके बाकी जो सारी आपकी डिसीजंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं. वो उस यूनिट के या उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको दे दिया जाता है. ठीक है. इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल, जैसे मैंने कहा स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आपको हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सपैंड. ठीक है ना. फ्रीडम क्या होती है? मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम, मैनेजर्स हैव मोर फ्रीडम. तो फ्रीडम डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा होती है, सेंट्रलाइजेशन में कम होती है. ठीक है. अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं. ठीक है ना. तो मेरिट्स क्या होते हैं इसके? रिड्यूसेस द बर्डन एट टॉप लेवल. तो ठीक है, अगर आपकी बहुत लार्ज स्केल है, अमेज़ॉन का जो सीईओ है वो उसको तो ऑब्वियसली उसका बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि वो हर जगह तो नहीं जा सकता. तो उसका हमेशा एक बर्डन रिड्यूस होगा अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो. ठीक है. फिर फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन. आपको अगर एक्सपैंड करना है, आपको अलग अलग यूनिट्स चाहिए, आपको अलग अलग
कमोडिटीज़ में काम करना है, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको अगर करना है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, और ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सको, ठीक है ना। तो हर यूनिट का, हर कमोडिटी का, हर तरीके से आप जो है डिपार्टमेंट बांट सकते हो, उसके हिसाब से आप जो है उनको अथॉरिटी दे सकते हो कि हाँ भाई चलाओ आप, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, जो आपका बंदा आप जिसको डेलीगेट करोगे या डिसेंट्रलाइज आप जिसको करोगे, वो ऑब्वियसली ही विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल, और उसका खुद का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस होगा और वो पूरी अथॉरिटी के साथ वो सारी चीज़ें कर सकता है, तो उसका खुद का डेवलपमेंट भी होता है। इट प्रमोट्स मोटिवेशन भी मिलता है लोगों को कि आप उसको ट्रस्ट करते हैं, आप सबऑर्डिनेट्स को अपने ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है मैं कर सकता हूँ ये चीज़, या मैं अथॉरिटी मेरे पास है पूरी, तो यू आर मोटिवेटेड, ठीक है। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, कंट्रोल बेटर होता है, क्यों? क्योंकि आपको हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, आपको एक ओवरऑल आप जो है सुपरविजन कर सकते हो कि हाँ भाई कैसी चल रही है, एंड यू कैन ऑलवेज नॉट बी इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजन। तो हर चीज़ के लिए आप इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपका जो कंट्रोल होता है वो बेटर होता है, सुपरविजन बेटर होता है, ठीक है ना। क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग जल्दी होती, क्यों? क्योंकि आपको सेंटर से कोई वेट नहीं करना, आप ही होलसेल जो डिसेंट्रलाइज फर्म है वो वही होलसेल फर्म जो है अथॉराइज्ड है आपकी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है इसके? एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब जनरली क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, आप जिन बंदों को आप पावर दे रहे हो सकता है कि वो उसकी एबिलिटी ना हो, वो सबऑर्डिनेट्स की, आपको वैसे स्टाफ ना मिले, आपको बंदा ही ना मिले कि जो वैसा हो, आपके सबऑर्डिनेट उस तरह क्वालिफाइड ना हो, तो दैट में बी अ प्रॉब्लम। डिसेंट्रलाइजेशन में आपको बंदे कम मिलते हैं जैसे जो सारी चीज़ें कर पाए। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है कि आप दो अलग अलग मतलब पावर सेंटर्स हैं, एक सेंटर में है, एक आपका जो है आपका इधर है, तो कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, ठीक है। मोर फाइनेंशियल बर्डन, भाई फाइनेंशियल बर्डन इसलिए होता है क्योंकि आपको उतने ही रिसोर्सेज आपको लगाने पड़ते हैं, आपको एक अलग यूनिट बनानी पड़ती है, या आपको पूरा एक अलग बिजनेस पूरा एक तरह से आपको क्रिएट करना पड़ता है, और उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है कि आपको डिसेंट्रलाइज करना है तो बहुत पैसा लगेगा, ठीक है ना। जनरली लार्ज स्केल में ही होता है वो, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है तो आपको सारे रिसोर्सेज जो है एक जगह पे आप नहीं रख सकते, सारी जगह पे आपको इक्वल रिसोर्सेज आपको देने पड़ते हैं, जो कि एक कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफाइड पर्सनल, तो हर जगह पे आपको क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए ही होंगे कि आपको डिसेंट्रलाइज करना है, तो हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में आपको क्वालिफाइड पीपल चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए, ठीक है ना। आपका जो ओनर होगा या वहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज जो आप करोगे यूनिट, वहाँ पे जो हेड होगा उसको भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ये भी एक डीमेरिट है, मिलता नहीं है आपको। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वो डिसीजन मेकर है एक यूनिट का आप सेंटर में हो, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट कि मैं डिसीजन ये लिया है, आपको डिसीजन ये लेना चाहिए, तो दो जहाँ पावर होगा, अथॉरिटी होगी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। तो डीमेरिट्स मेरिट्स हमने देख लिए। अब हम ओवरऑल समझते हैं डेलीगेशन, जो हम कह रहे थे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम, क्या उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं उसमें। तो डेलीगेशन जो है वो मीनिंग है उसका हैंडिंग ओवर एन अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन ऑफ हायर लेवल टू दी पर्सन ऑफ लो लेवल, तो एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर होता है। Decentralization is the final outcome achieved when the delegation of authority is performed systematically and repeatedly to the lowest level, मतलब कि एक परमानेंट शिफ्ट आप कर देते हो
कि मैंने आपको परमानेंटली आपको ऑथराइज कर दिया कि यू टेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है ना। इसका मतलब वही हो गया कि भाई डेलीगेशन आप बार बार कर रहे हो, तो डेलीगेशन बार बार करने का मतलब परमानेंटली आपने दे दिया कि हाँ ठीक है, आप यू आर ऑथराइज टू हैंडल दिस। अब डेलीगेशन क्या है? इट्स अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इट्स अ फिलॉसफी है ये मैनेजमेंट की सॉरी तो ये जो फिलॉसफी है मैनेजमेंट की, ये ऐसा इसका मतलब है कि आपका जो सेंट्रलाइजेशन है वो आपका हुआ कि आपने पूरा पावर जो है सेंटर में रख रखा है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप जो है एक अलग ही आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कुछ पावर्स को रखते हुए कि ठीक है अब हम इसे छोड़ देंगे और ये अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? सुपीरियर्स आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट्स डन बाय सबऑर्डिनेट्स, और इसमें होता है डिपार्टमेंट हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। डेलीगेशन में हमेशा आपका जो सुपीरियर है जिसने डेलीगेट किया है वो अकाउंटेबल है, बट आपके जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें आपने अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि आपने सारी अथॉरिटी परमानेंट उसको दे दी है, एंड उसका पूरा होल एंड सोल यूनिट है, एंड ही इज़ द इंचार्ज ऑफ एवरीथिंग, तो वो अकाउंटेबल होगा, ठीक है ना। तो डेलीगेशन में जो सुपीरियर जिसने डेलीगेट किया है वो अकाउंटेबल होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो जिस हेड को आपने दिया है वो अकाउंटेबल होगा, जिसने दिया है वो अकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। सुपीरियर नहीं होगा आपका, जो आपके नीचे है बंदा जिसको आपने परमानेंट दे दिया है वो अकाउंटेबल होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है? यस, फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सारों के लिए हो, वो हो सकता है कि क्योंकि एक लार्ज स्केल यूनिट में होता है, तो स्मॉल स्केल अगर आपकी यूनिट है तो ज़रूरी नहीं है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर लिबर्टी ऑफ वर्क, आपका लिबर्टी ऑफ वर्क जो है सबऑर्डिनेट्स को पूरी लिबर्टी नहीं होती है, पर यहाँ पे क्या होता है पूरा फ्रीडम दिया जाता है। कंट्रोल जो है डेलीगेशन में जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सुपीरियर के हाथ में होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट हेड के पास होता है, और जहाँ जिसको हमने डेलीगेट किया है उसके पास होता है। यहाँ रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छा हो जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच। और यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है वो है अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ सेमी ऑटोनॉमस यूनिट, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी यूनिट चल रही है, ठीक है ना। इस तरह का रिलेशन होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि मैनेजमेंट में यूज़ होता है बहुत जगह, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।